प्री को फोकस करते हुए आप मेंस पे ध्यान दे सकते हैं। दिसंबर में पेपर है तो पूर्वावलोकन आप लगाइए। जीएस वही है जो आप आरओ में देंगे और वही पीसीएस में भी है। तो हम तो क्रॉनिकल पढ़ते थे। हिंदी की किताबें वही हैं जो प्री के लिए है, वही मेंस के लिए भी है कि अगर आप इससे में नंबर अच्छा लाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ यूपीपीसीएस जो आरओ की 2021 परीक्षा हुई थी उसमें सिलेक्टेड प्रवेश तिवारी सर हैं। इनका सिलेक्शन समीक्षा अधिकारी में 46 रैंक के साथ हुआ था। आज के इस वीडियो में इनसे इनकी थोड़ा जर्नी के बारे में जानेंगे। साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं क्योंकि हमने अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट किया था जहां पर आप लोगों की राय ली थी कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, सर से हम जान लेंगे। तो सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो किसी और भी कैंडिडेट से कुछ सवालों के जवाब जानेंगे सर से आज के इस वीडियो में। तो आपके दिए हुए कुछ सवालों को जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु जी। और आप आए और बच्चों के लिए आप इतने प्रयासरत हैं, इसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि एक भाई ने पूछा है कि यूपीपीसीएस और आरओ की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो उसका सिलेबस कैसे मैनेज करें, मतलब साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि लगभग 2-3 महीने बचे हैं पीसीएस के पेपर में और 4-5 महीने के आसपास आरओ के पेपर में बचे। देखिए, दोनों चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। इसमें जीएस वही है जो आप आरओ में देंगे और वही पीसीएस में भी है, जनरली वही है। यहाँ पे हिंदी का थोड़ा सा है, हिंदी आप 1 घंटे एक्स्ट्रा देके आप आरओ को मैनेज कर सकते हैं। बाकी साथ में जैसे बहुत सी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। अगर जैसे मेंस का भी कुछ कर सकते हैं तो आप एसए को मैनेज कर सकते हैं और जो हिंदी लेखन का है इसको आप साथ में लेके चल सकते हैं। बाकी पेपर वगैरह पढ़ते रहिए तो आपका जीएस इधर भी काम देगा और पीसीएस में भी काम देगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग के लिए कुछ मंथ की एक्सटेंशन मतलब कितने समय का मिलता है अगर ज्वाइनिंग के लिए? दोस्तों, यदि आपने अभी अभी 12th पास किया है और आपका सपना है यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्रैक करने का, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि PWOLES आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी प्रारंभ प्लस बीए डिग्री प्रोग्राम, जिसमें NAC A+ से मान्यता प्राप्त मंगलायतन विश्वविद्यालय से मिलेगी आपको बीए की डिग्री। और यूपीएससी प्रारंभ आपके यूपीएससी सिलेबस को मैक्सिमम कवर करने के साथ आपके इस ग्रेजुएशन डिग्री के सिलेबस को भी मैक्सिमम कवर करेगा। आपके इन यूथ ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए PWOLES का यूपीएससी प्रारंभ बैच एक 3 ईयर का प्रोग्राम है जो कि आपको यूपीएससी के A to Z प्रिपरेशन के साथ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेज के साथ आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाता है। और यदि आपका क्वेश्चन है कि कैसे होगा, तो आपको इसमें मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट, इन सभी की बेसिक टू एडवांस क्लासेज और प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट। फर्स्ट 2 ईयर में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल के प्रॉपर लेसन्स होंगे सो दैट इंटर्नशिप प्लान हो या फिर प्लान भी आप इसके साथ ही रेडी हो सकते हैं। वहीं यदि आप ऑलरेडी कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ यूपीएससी प्रारंभ 2027 में भी इनरोल करके अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड VP1 के यूज करेंगे तो आप लोग को इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। ज्वाइनिंग का जो मतलब एक है लीगली जो देते हैं वो 3 महीने का है। 3 महीने का है जहाँ तक हमें पता है कि एक्सटेंशन आपको 3 महीने मिलता है। लेकिन अगर सर्टेन ग्राउंड्स पे आप जो है और डिमांड कर सकते हैं क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं, तो उसमें आप जैसे कोई मेडिकल ग्राउंड है या कुछ और बात है, आपकी परीक्षा वगैरह लगी है तो आप बढ़वा सकते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है। और सर, अगला क्वेश्चन है कि अगर प्री की तैयारी करें, मान लीजिए आरओ प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ यदि मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मतलब सारा कुछ मेंस का तैयार करें या फिर कुछ चीजें हैं जो मेंस का अभी तैयार कर लें प्री के एग्जाम के पहले? नहीं, ये तो बड़ा रणनीतिक एक पॉइंट है कि इसमें आपको बेसिकली ये देखना है कि हमारा प्री रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंस में बहुत फोकस कर रहे हैं और आपका प्री ही गड़बड़ हो जा रहा है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो प्री को फोकस करते हुए आप मेंस पे ध्यान दे सकते हैं। मेंस में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव हिंदी वही है। इससे के लिए आप जो है निरंतर जो है कुछ मैगजीन, कुछ पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, अपने टॉपिक के हिसाब से सॉर्ट आउट करते रहिए। वहाँ पे ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी जीएस आपका वही है, जो वहाँ है वो यहाँ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इतना घालमेल की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे के लिए जैसे आप बता रहे मैगजीन वगैरह, तो कौन सी मैगजीन आप मतलब पढ़ते थे या क्या सजेस्ट करना चाहें, कोई न्यूज़पेपर वगैरह या मैगजीन? देखिए, मैगजीन तो हर आदमी अपनी अपनी लेता है, अपनी पसंद की। तो हम तो क्रॉनिकल पढ़ते थे जो सिविल सेवा के लिए आती है। और बेसिकली आप हाँ एसए के लिए उसमें जो अलग अलग से टॉपिक आते हैं आगे 3 4 5 रहते हैं, तो एक तो वो वहाँ पे करिए। और सबसे बेहतर तरीका होता है कि थोड़ा सा आप पेपर से जुड़े रहिए।
जैसे जनसत्ता पेपर है, तो आप इसको जरूर पढ़िए और इसके संपादकीय पढ़िए, और आप अपने जो दिए गए टॉपिक हैं एस्से के, तो वहाँ से आप को रिलेट करके वहाँ से एक अच्छा खासा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, भाषा पे पकड़ बना सकते हैं, प्लस वहाँ की लेखन जो शैली होती है उसको हम सीख के वहाँ पे अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, प्लस जो पंक्चुएशन वगैरह की गलतियाँ होती हैं, क्योंकि मेंस में हर चीज़ पे नंबर एक कटते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम जनसत्ता पेपर पढ़ के, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो अच्छा कर सकते हैं, ये सजेशन है। अच्छा, जैसे आप जनसत्ता की बात करें या कोई भी अगर न्यूज़पेपर की बात करें, तो उसमें जो लेख होता है, जैसे आप संपादकीय वाला बता रहे हैं, तो उसमें चीज़ें बहुत सारी रहती हैं। अच्छा, कोई छात्र अगर पढ़ना स्टार्ट करता है तो मतलब एक बोरिंग तरीके भी लगता है, तो उसके लिए आपका कोई मतलब सुझाव रहेगा कि उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी जी, देखिए बोरिंग तो पढ़ाई बहुत होती है, तो अगर हर कोई पढ़ लेता है तो फिर तो हर कोई सेलेक्ट ही हो जाए, और उतनी वैकेंसी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो है, तो आपको मन तो लगाना पड़ेगा। और होता क्या है, देखिए शॉर्टकट, कोई किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, आप शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो एक क्लियर कट हमारा ये है कि अगर आप इससे में नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो अच्छी किताबों का अध्ययन करिए, जो भी आपके विषय से रिलेटेड है, जो टॉपिक से रिलेटेड है, पेपर जरूर पढ़िए, भले वो बोरिंग लगे, वो कुछ दिन बोरिंग लगेगा, आप 10 दिन 15 दिन जब करेंगे आपको एक नशा हो जाएगा, फिर आप निरंतर करेंगे, और उसमें जो भी टॉपिक है, जो भी डाटा है, उसके ऊपर चिंतन मनन करिए, और उसको कोशिश ये करिए कि कहीं लिख के स्मरण करके कंठस्थ कर लीजिए, ताकि वो आपको जब एग्जाम में वो दे सके आप, तो वो बिना अभ्यास के नहीं होगा, पता लगा आपने पढ़ा तो है, जानते भी हैं, लेकिन वहाँ पे आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा, इसको बोरिंग ना समझें, करना पड़ेगा ये। तो सर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें? अगर मान लीजिए हिंदी फिल्म्स की ही बात करें तो उसके लिए क्या चीज़ें मतलब पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा करंट अफेयर के लिए कौन सी मैगजीन वगैरह पढ़ना चाहिए? देखिए हिंदी के लिए तो सबसे सुटेबल बुक है मतलब हरदेव बारी की हिंदी, और वासुदेवानंद की, ये दोनों मिला के पढ़ लीजिए, जो भी आपके टॉपिक हैं, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आलेखन के लिए आप हरदेव बारी की राजकाज में हिंदी है, वहाँ पे आपकी शब्दावली हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी सब वहाँ पे दिया हुआ, उससे बाहर कहीं से भी नहीं आता है। प्लस घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो आलेखन के हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हैं, उसको जरूर करिए, इतना आप कर लेंगे तो आपकी हिंदी कहीं से नहीं छूटेगी। और दूसरी बात जो करंट अफेयर की है, तो करंट अफेयर आप एक ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आप किसी भी मैगजीन को पकड़ लीजिए, ऑनलाइन तमाम पीडीएफ में और उसमें उपलब्ध है, या आप डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ के मतलब उस पर कर सकते हैं। तो आप एक एक महीने का टारगेट बना लीजिए, क्योंकि अभी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें जनवरी से लेके और टिल मतलब एग्जाम के 15 दिन 20 दिन पहले का सब कुछ आने वाला है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक एक महीने का अभी से पढ़ना शुरू करिए, और उसमें जो आपको लगे कि हाँ ये वास्तव में करंट अफेयर आने योग्य है, क्योंकि वो एनालिसिस करना आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो इंट्यूशन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रद्दी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो क्या चीज़ें आ रही हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो बहुत चीज़ें नहीं पढ़नी है, उसमें भी आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, और उसको निकाल के ऐसी चीज़ें तैयार करनी है ताकि वो जीएस मतलब जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं वो आपकी 100% सही हो, क्योंकि ये आपके प्री को निकालने में बहुत बड़ा योगदान करता है। एक हिंदी और एक करंट अफेयर अगर आपने तैयार कर लिया, तो अगर आपका कहीं और विषय में गड़बड़ भी हो रहा है तो ये मैनेज कर देता है। तो सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ अगर आर ओ के रिलेटेड आप बताना चाहें कि, क्योंकि उनके लिए मतलब हिंदी भी तैयार करना थोड़ा वो होता है। नहीं, बात देखिए हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई वो नहीं है, करने वाले हर चीज़ में कर लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही है सलाह कि मतलब कोशिश करें कि हिंदी पे पकड़ बनाएं, अगर उनकी हिंदी कमज़ोर है, वैसे इतनी कमज़ोर होती नहीं है, क्योंकि हिंदी पट्टी के लोग हैं ज़्यादातर, तो उनको इतनी हिंदी आती है कि वो कर लेंगे। और बात वही है कि जो किताबें हमने बताई उन्हीं किताबों को आप अपने सिलेबस के अनुसार जो है तैयार करके आप बेहतर कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ना कर पाएँ। अगर आर ओ मेंस के हिंदी की बात करें तो मतलब उसमें भी काफ़ी सारे छात्रों का क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? नहीं, आरओ के हिंदी में जैसे दो पार्ट में है, एक तो ऑब्जेक्टिव वाली हिंदी है और एक होती है आलेखन वाली। तो आलेखन में आप आलेखन के लिए हमने वही कहा कि जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर को पहले देखिए कि क्या चीज़ें पूछी गई हैं और कितना हम बेहतर कर सकते हैं। तो आप किसी सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी नोट्स का ले सकते हैं सहारा, या किसी किताब से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें व्याख्या करना आ गया, भावार्थ लिखना आ गया, या जो कुछ भी लिखना आ रहा है, तो थोड़ा सा देखिए टेक्निकल होके आप लिखेंगे, थोड़ा सा लोगों से अलग लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे होता क्या है कि भीड़ में अगर आपको अलग दिखना है तो थोड़ा अलग करना पड़ेगा, और वो अलग करने के लिए आपको अलग सोचना पड़ेगा, तो वो सोच आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। हिंदी की किताबें वही हैं जो प्री के लिए है, वही मेंस के लिए भी हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, एनालिसिस करिए। प्री हिंदी में जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
कि जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी के 20 नंबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आप प्रीवियस ईयर के जितने पेपर आए हैं, बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप उन पेपर को बराबर लगाइए, तो हो सकता है कि वहाँ से आपके 90% वहीं से आएंगे। फिर अगर एकाक नहीं भी आता है तो उसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कहीं से और पढ़ सकते हैं। राजभाषा शब्दावली आयोग की शब्दावलियाँ हैं, आप किसी मतलब सीनियर से ले सकते हैं, उसने शब्दावली का कलेक्शन किया हो, या कहीं और नेट पे पड़े रहते हैं तो आप वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल जो भी वाणिज्यिक शब्दावली है वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल प्रीवियस ईयर के पेपर आप कर लें, बहुत पर्याप्त है। कंप्यूटर की कोई सामान्य सी किताब लीजिए, उसकी बेसिक शब्दावलियों को पढ़िए, उतना पर्याप्त है। बाकी हिंदी में आलेखन में तो ज़्यादातर अभ्यास ही है आपका, लिखने पे अभ्यास करिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करिए और थोड़ा सा अलग लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि यही आपको सेलेक्ट करवाएगा। सर जैसे प्री में दो चीज़ें आती है, जैसे एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया और साइंस का हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया, तो इसके क्वेश्चन जो आते हैं तो इसके लिए मतलब कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ी जा सकती है, इसका क्वेश्चन कैसे किया जाए? देखिए, हमने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में भी कहा है कि कृषि के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यूथ पब्लिकेशन की आती है एक कृषि पे, पतली सी आती है, उसको आप उठाइए, उसमें से सिलेक्टेड पढ़िए। जो सामान्य कृषि जगत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको जानना है कि जैसे हमारे यहाँ ऋतु है, कौन कौन सी खेती होती है, उसमें कौन से उपकरण रख रहे हैं, कौन कौन से गेहूँ चावल और ये सब धान, थोड़ा सा बागवानी वगैरह के, हाँ जो मेन है उनकी कुछ प्रजातियां हैं उनको देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के एक बार आप एनालिसिस कर लिए 3-4 पेपर कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो वो प्रश्न जब आप देख लेंगे तो उसी से रिलेटेड आप यूथ से पढ़ लीजिए। और एक आती है टीजीटी कृषि की आती है, सॉल्व पेपर आते हैं उसमें, तो आप उस टीजीटी के सॉल्व शिल्पी का आता है तो उसको आप लेके उसमें से जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं उनको तैयार करके आप अच्छा कर सकते हैं। और रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान के लिए आप अगर जैसे थोड़ा सा मतलब समझदारी के साथ, विज्ञान पता है वो साइंटिफिक चीज़ है, तो थोड़ा सा समझदारी होनी चाहिए वहाँ पे करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा और अपने कमांड बनानी है तो आप 9th और 10th का जो एनसीईआरटी की बुक है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए वहाँ से, और सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए वहाँ पे जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं बार बार। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, गलती होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाएंगे। आपने घटना चक्र की बात की, तो घटना चक्र में भी बहुत सारी किताबें आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो उसके हर सब्जेक्ट के अलग अलग 6-7 के सेट आते हैं जो, और उसके बाद इस बार घटना चक्र नया निकाला है, एक ही में सारा कलेक्ट करके दिया है, जो लोक सेवा आयोग का जो क्वेश्चन होता है, और एक होता है जीएस पॉइंटर उसका होता है। तो इनमें सवाल है कि इन तीनों में मतलब दोनों में क्या बेटर हो सकता है, क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्या सेट वाला पढ़ें या फिर जो सिंगल बुक आई या पॉइंटर? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके पास अभी बहुत समय है, दिसंबर में पेपर है, तो पूर्वावलोकन आप लगाइए, पूर्वावलोकन लीजिए, अपडेटेड लीजिए, और उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में मतलब डिटेल में रहता है, डिस्क्राइब करके देते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि दो तीन फायदे होते हैं। एक तो आपका एक के साथ कई चीज़ें तैयार हो जाती है, प्लस आपकी समझदारी बढ़ जाती है, और उसी बहाने आप थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो आपकी अपनी पर्सनल जो समझ है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो पूर्वावलोकन वाला आप पढ़िए। बाकी जो वन लाइनर और ये सब है, ये तो ऐसे है कि जैसे रैपिड फायर का। पूर्वावलोकन में भी उन्होंने निकाला इस बार कि जो लोक सेवा आयोग के जो जितने हाँ, भी जितने पेपर होते क्वेश्चन हैं हैं, वो अलग से उन्होंने निकाला है पूरा कंबाइन करके, तो वो पढ़ें या फिर मतलब जो सातों अलग सेट आते हैं? देखिए, हम घटना चक्र में जुड़े रहे हैं बहुत दिन तक, तो हम सब जानते हैं वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो आप पूर्वावलोकन को लीजिए, उसमें चूंकि समग्रता से उसमें आईएएस के भी हैं, बीपीएससी के भी हैं, यूपीएससी के भी हैं, और यूपीपीएससी के हर तरीके के हैं। तो हम क्यों ना जो है डिटेल में थोड़ा ब्रॉड में जाके पढ़ाई करें, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो हम फंसा ले जाएं। अब पता लगा आप केवल उसी स्रोत पे निर्भर रहेंगे, यूपीपीएससी हो सकता है वहाँ से ना आए, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप रहेगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका अच्छा पेपर जाए। तो आप पूर्वावलोकन पढ़िए, बाकी चीज़ों पे मत जाइए। बाकी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो भी हमने देखा, वो प्रयोग किया उन्होंने, तो वो तो सब मार्केटिंग है घटना चक्र वालों की। एक लोग का क्वेश्चन है कि जैसे आरओ में सिलेक्ट हो जाते हैं और कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो क्या काम चल जाएगा या फिर सीखना पड़ेगा? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय सचिवालय में, क्योंकि अभी एक जो है आदेश आया है कि आरओ को भी अस्थायीकरण के लिए हिंदी टाइपिंग जो है पास करनी पड़ेगी। तो देखिए, काम तो चल जाता है, क्योंकि आपको बेसिकली टाइप नहीं करना होता है, खासकर आरओ का कोई काम टाइपिंग का नहीं है। लेकिन आपको अब चूंकि काम ई ऑफिस पे होता है, तो आपको कभी अगर मान लीजिए आपके साथ जो सहायक आपके हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर है चाहे एआरओ है, किसी वजह से अगर दोनों नहीं आए, तो काम तो आपको करना पड़ेगा, फाइल का निस्तारण तो आपको करना पड़ेगा, चीज़ें तो आपको आगे बढ़ानी है। तो अगर इन
केस की वो सिचुएशन बनती है और अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? जवाबदेही तो आपकी है, क्योंकि आप बड़े पद पे हैं, तो समीक्षा अधिकारी और सेक्शन अफसर जो होता है उसकी जवाबदेही होती है कि फाइलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो। तो अगर इन केस ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसी वजह से शासन चाहती है कि आपको एक मिनिमम टाइपिंग आनी चाहिए, और वो इस समय कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें अस्थायीकरण भी आपका 2 साल के बाद तभी होगा जब आप हिंदी टाइपिंग निकाल लेंगे। अच्छा, ये अस्थायीकरण वाले के बारे में भी हम लोग बात भी कर रहे थे, तो थोड़ा मतलब दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को भी बताइए अस्थायीकरण मतलब क्या होता है अगर यहाँ सचिवालय में ज्वाइन करते हैं। नहीं, अस्थायीकरण देखिए, किसी भी सेवा में उत्तर प्रदेश की किसी भी नौकरी में आप जाते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, परिवीक्षा काल। तो उसमें बस यही देखा जाता है कि आप काम को सीख रहे हैं, आप काम को तत्परता से करने के लिए तैयार हैं, आप अपने जो सीनियर हैं या जूनियर हैं उनसे आपका बर्ताव कैसा है। तो बहुत चीज़ों का समग्रता से विश्लेषण करके आपकी एसीआर जो सर्विस बुक और जो आपका तैयार होता है, वो जो रिकॉर्ड तैयार होता है, तो वो 2 साल का आपका जाएगा। उस आधार पर आपका जो है अस्थायीकरण किया जाता है कि आपका 2 साल में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, किस तरीके का आपका लोगों से बर्ताव रहा। तो ये तमाम चीज़ों को कंसीडर करके आपको अस्थायी किया जाता है, तब आप सेवा में पक्के माने जाते हैं। तो इस समय सेवा में पक्के होने के लिए सचिवालय में एक कंडीशन और जुड़ गई है आरओ के लिए स्पेशली, कि आपको हिंदी टाइपिंग भी 25 शब्द हिंदी के प्रति मिनट के हिसाब से आपको निकालने हैं, तभी आप अस्थायी होंगे। अगर आपका ये नहीं निकलता है तो आपका बाकी सब कितना भी अच्छा है तो आप अस्थायी बने रहेंगे, और आपका ना इंक्रीमेंट लगेगा और ना आपकी अस्थायीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अगर आपको अस्थायी होना है तो आपको टाइपिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान जो दे सकते हैं वो दें, नहीं तो अभी इतना जब प्रेशर न लें, पेपर निकालें, यहाँ आके 2 साल का समय मिलेगा, आराम से सीख लेंगे वो। ये है प्रक्रिया। अगर बात करें आपके प्रीलिम्स के एग्जाम की, तो कितने मार्क्स आपके आए थे उसमें? देखिए, मार्क्स हमारे तो जनरली 140, 41, 42 ऐसे आते थे। मतलब एक तरीके से जो कट ऑफ होती थी उससे ऊपर रहते थे। तो हमें लगता है कि अभी जो है जिस हिसाब से वैकेंसी है, हमें लग रहा है कि 322 तो अभी जो अब नोटिफाई हुई है, और कुछ सीटें हमको लग रहा है बढ़ जानी चाहिए, 400 के इर्द गिर्द हो जाएंगी। तो कट ऑफ हमें लग रहा है जो बहुत सेफ है, जो हमारा अपना अनुभव है, अगर आप 120 से 25 के बीच में रहते हैं तो एकदम सेफ हैं आरओ के लिए, 120-25 के बीच में। तो इतना आप प्रयास करिए। अगर इससे ज़्यादा जा सकते हैं, 30, 35, 40 हो जाते हैं तो एकदम सेफ हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा प्लान बना लीजिए कि हिंदी 60 में 60 भी ला सकते हैं तो आपके हाथ में है। अब आप सोचिए कि अगर 120 में हम कह रहे हैं कि आपकी मेरिट आ जाएगी, तो 60 तो आपका हिंदी दे दिया, बजा आपका 60, और 60 में भी आपके 20 या 25 क्वेश्चन जीएस करंट के आने वाले हैं। तो आप करंट को ऐसा तैयार करिए कि करंट गलत ना हो, तो आपका जो पक्का टिकट मिल जाता है एंट्री का, वो यहीं से मिल जाता है। बाकी आप जो है भाई, इससे ज़्यादा कुछ लोग 150, 60, 70 भी लाते हैं, तो वो तो अलग बात है, जितनी मेहनत आप करेंगे वो लाएंगे। लेकिन ये 2-3 चीज़ें आप पकड़ के चलिए तो आपका जो है प्री में कंफर्म एंट्री मिल जाएगी कि हिंदी आपकी अच्छी हो, करंट अफेयर पे पकड़ अच्छी बनाइए, और 2-4-6 जीएस के विषय जिसमें आपकी अच्छी कमांड हो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका एंट्री हो जाएगा, प्री हो जाएगा। तो सर, आप स्पेशली आरओ के एग्जाम दिए थे या इसके पहले और भी कोई तैयारी करते थे? नहीं, इसके पहले हमने पीसीएस का दिया है, यूपीएससी का मेंस दिया है। तो तैयारी तो काफ़ी दिन से चल रही थी हमारी, और साथ में जॉब भी चलती थी हमारी। तो उसके भी पहले हमने सीडीएस के एसएसबी वगैरह दिए, एनडीए का दिया, तो काफ़ी दिन से लगा था। बस ये है कि सफलता अब मिली, पहली बार हमने सीरियस होकर जो है आरओ को दिया, तो पहली बार में जो है ये हो गया। पीसीएस में भी इंटरव्यू वगैरह दिए, तो ऐसे चल रहा है, मतलब अभी भी लगे हुए हैं। अभी पीसीएस के कितने अटेम्प्ट दिए आपने? पीसीएस के हम 2013 से लगातार दे रहे हैं, तो उसमें कई लगातार तो पूरे तो इंटरव्यू कॉल हो रही है, बराबर हो रही है। और उसके बाद मेंस तो हमने लगातार दिए हैं, मेंस तो कोई गैप ही नहीं है। इंटरव्यू भी उसमें 3-4 हो गए, अभी जो लास्ट वाला दिया था 21 में हमने दिया था, तो उसमें भी बहुत कम नंबर से मतलब सिलेक्शन रुक रहा है। तो उसमें अपनी कमी है, वो समझ में आती है, राइटिंग की कमी है। तो राइटिंग आप आरओ में भी हम आप सभी को सलाह देंगे कि सिलेक्शन यहाँ पे उसी का होना है जिसकी राइटिंग पे बहुत कमांड है। और राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप केवल छाप भर मत दीजिए, आपकी वर्तनी अच्छी हो, आपका ग्रामर अच्छा हो, और आपकी राइटिंग ऐसी हो कि लगेगी जैसे किसी ने छाप दिया है। तो ये क्योंकि हमारे अभी अपने बैच के लोगों को हमने देखा, तो यहाँ पे जितने लड़के सेलेक्ट हुए हैं तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, और सबसे अच्छी चीज़ जो वो उसमें सब में है कि सबकी राइटिंग बहुत गजब की है। हमको लगता है सबसे गंदी राइटिंग उसमें हमारी है। तो हाँ, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आरओ में तो एकदम समझिए कट टू कट जो है फाइट है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो आपको सिलेबस है नहीं, सेम सिलेबस है, बहुत इजी है, तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं। तो कौन कितना बढ़िया श्रृंगार कर लेता है उसमें, मतलब जो भी लिखे अच्छे से। बस अच्छे से लिखे और एकदम डिफरेंस पैदा कर दे कि हाँ कोई देखे तो हाँ हमारी कॉपी अलग है, इस तरीके का होना चाहिए। कुछ लोग का सवाल है कि क्या अगर हम सिर्फ घटना चक्र पढ़ते हैं, मान लीजिए पूर्वावलोकन ही पढ़ रहे हैं, तो क्या उससे मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम निकाला जा सकता है, या उसके साथ कोई और भी बुक्स हमें स्टैंडर्ड बुक्स या बात करें लूसेंट वगैरह की जो बुक्स आती हैं जीएस की, उसको पढ़ना पड़ेगा? देखिए हम तो एक कॉम्बिनेशन जानते हैं, वैसे हमने तो बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो लेकिन यह है कि हम आम जो लोग हैं जो मतलब शॉर्टकट में थोड़ा सा देख रहे हैं कि हाँ हमारा निकल जाए, तो उनके लिए हम 3 की तिकड़ी देखते हैं। एक परीक्षा वाणी आप ले लीजिए, एक पूर्वावलोकन ले लीजिए और एक लूसेंट, तीनों को मिला के और प्लस उसमें तड़का लगा दीजिए करंट अफेयर का, तो आपका जीएस का ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ भी आपको बहुत वाइजली जो है पढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं है कि हर लाइन बाय लाइन, जैसे लूसेंट है उसमें से 1/4 ही चीज़ें आपके काम की होती हैं, तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि हमको पता हो कि हम कौन सी चीज़ पढ़ें और कौन सी चीज़ छोड़ दें। तो अगर आपको समझदारी नहीं है, आप नए हैं, तो आप किसी सीनियर का या किसी कोचिंग वाले से गाइडेंस लेके वो चीज़ कर सकते हैं। पूर्वावलोकन तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो तो आपको करना ही है, वो आपको हेल्प करेंगे। थोड़ा सा ये चीज़ें आ जाती हैं परीक्षा वाणी में और इसमें। तो परीक्षा वाणी में एक अच्छी चीज़ होती है कि उसमें बॉक्स में बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं कॉम्बिनेशन, तो आप केवल उतना उतना वहां से कर लीजिए, हाँ परीक्षा उपयोगी करके। तो ये तीनों की तिकड़ी मिला के आप कर लीजिए तो आपका जीएस हो जाएगा। बाकी हिंदी पे आप खूब मेहनत करिए, 60 में 60 लाइए। तो सर ये भी है कि जैसे कॉन्सेप्ट तो मतलब बहुत सारे लोग का क्लियर रहता है, लेकिन यहाँ पर पीसीएस जो भी एग्जाम होते हैं यहाँ फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वो याद नहीं होते हैं। उसके लिए कोई आप उपाय बताना चाहें कि कैसे मतलब उसको याद किया जा सकता है जो फैक्चुअल डाटा होता है? देखिए फैक्चुअल का मतलब, फैक्चुअल तो हमें नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ आता है, कहीं कहीं कभी कभी आ जाता है, डेट वगैरह, युद्ध वगैरह, इतिहास में कुछ चीज़ें फंसा देते हैं। तो वो देखिए ये सब होती है नियमित अभ्यास की चीज़ें हैं। आप निरंतर देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे तो वो दिमाग में बन जाती है। और फिर एक एग्ज़ाम जो होता है ना, वो एक कॉमन सेंस का होता है। आपने अगर चीज़ें पढ़ी हैं, आपने प्रैक्टिस की है, तो वो अकस्मात आपके जो है एग्जाम में मन से, आपके दिमाग से वही चीज़ें निकलेंगी, कैच करेंगी कि हाँ ये वाला सही है, वही वाला वही दिमाग ही जाता है। तो ये चीज़ें ये होती है ना कि देखिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, बस ये है कि आप जब आप पढ़िए तो फील करके पढ़ाई करिए, आप बोझ की तरह पढ़ाई ना करिए। और दूसरी चीज़, जब भी आप पढ़िए तो ये आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करिए कि हाँ हमारा इस बार हुआ है और हमको होना है, और हम इस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारा प्री निकल जाए तो फिर हम मेंस देखेंगे। ये देखिए कि हम आप अपनी पूरी परीक्षा को इंटीग्रेटेड वे में देखिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हुआ है और हमारा नाम इस बार छप रहा है। तो इस तरीके का थोड़ा दृष्टिकोण रहेगा तो आपको सब चीज़ आसान लगने लगी। इसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर इस बार का जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया, वो पेपर आपने देखा था? तो अगर उसकी बात करें तो पहले से थोड़ा मतलब पूछने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। तो अगर उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना चाहें तो अपने तैयारी में क्या बदलाव कर सकते हैं? और टेस्ट सीरीज वगैरह की बात रही तो टेस्ट सीरीज वगैरह इस एग्जाम में कितना उनका इम्पोर्टेंस रहता है? नहीं देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी एक आदत होती है कि सीधा काम करने की, तो इस बार यूपीपीएससी ने थोड़ा सा घुमा दिया था, है ना, टेढ़ा कर दिया था। तो बहुत लोग देखे हम बेहोश हो गए, हाँ पेपर बहुत टफ आ गया, जैसे जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पूरे पेपर की एनालिसिस करने के बाद यही देखा कि बस खाली उन्होंने आपको उलझाया है और बाकी कुछ ऐसा किया नहीं है। हाँ ठीक है, जिनका अभ्यास नहीं है या जिनका पहली बार इस तरीके से चीज़ों का सामना हुआ है उनके लिए थोड़ा सा घबराहट वाली चीज़ है। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एग्ज़ाम केवल आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं होता है, एग्ज़ाम आपके पेशेंस का, आपकी आप कितना सूट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, आपकी सूटेबिलिटी का, ठीक है, और आपके इंट्यूशन का, और आपकी कितनी काम करने की कला विकसित है, स्किल। तो ये तमाम चीज़ें आपकी टेस्ट होती हैं। प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है, प्लस आप धैर्यपूर्वक कितना बुरी से बुरी मुसीबत में चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो इस बार जो परीक्षा का जो पेपर आया था ना, कुछ इसी तरीके का टेस्ट करने के लिए आया था वो, बाकी उसमें कुछ नहीं है। बस खाली आप ये समझ लीजिए कि उसमें आपको उलझाने का प्रयास किया गया था। तो अगर आपको इन चीज़ों से निकलना है तो आपके लिए एक सलाह ये है कि आप जो है यूपीएससी के पेपर या असिस्टेंट कमांडेंट के जो यूपीएससी के पेपर होते हैं उसका भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व आता है, थोड़ा सा उसका लेके उसमें थोड़ा खिचड़ी टाइप का बार बार बीच बीच में देखते रहिए, क्योंकि वहाँ का पैटर्न वही होता है, अभ्यास रहे। आप जैसे थोड़ा बहुत भांज लीजिए तलवार वलवार चलाना, जब आपको पता है कि भाई तलवार चलानी पड़ेगी तो थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। तो हाँ, तो उसका अभ्यास यही है,
चूंकि पूर्वावलोकन वगैरह में तो ऐसे प्रश्न कम ही मिलेंगे, तो आपको असिस्टेंट, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, जैसे यूपीएससी तो बहुत एग्जाम कराते हैं, लेकिन यूपीएससी के कुछ पेपर के प्रीवियस ईयर के सॉल्व के जो बुक आती है वो ले लीजिए, और असिस्टेंट कमांडेंट की ले लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा मेहनती हैं तो सीडीएस के भी आते हैं, सॉल्व पेपर आते हैं, तो उनका जो पैटर्न होता है सेम वही है जिस तरीके का इस बार पूछा गया था। तो वो तो थोड़ा सा उसका जो ग्रेड होगा थोड़ा हायर होगा, तो आपको उतना नहीं जाना है, लेकिन ये है कि अगर आप वहाँ पढ़ लेते हैं तो उससे आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे आइडिया भी लगेगा, और प्लस आपके पेपर भी ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होंगे यहाँ पे। और कुछ अगर आप अपने तरफ से कुछ सलाह देना चाहें, जो मान लीजिए इस बार एग्जाम दिए थे उनका कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा कैंसिल होने की वजह से, कुछ सुझाव आपकी तरफ से उनके? नहीं, एक तो ये चीज़ जानिए कि ये पेपर कैंसिल होना आप सभी के फेवर में है ना। जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई हैं आप लोगों को सबको पता है और सब समझदार हैं, तो आप ये सोचिए कि आपके फेवर में है। दूसरी बात यह है कि आपको एक बहुत लंबा समय मिल गया तैयारी का, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, है ना। तो इसका अभी भी आपके पास समय है, जुलाई चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने अभी भी हैं, और एक एक मिनट, एक एक घंटा आप एक रणनीति के तहत अगर आप चलेंगे तो आपको इतना पर्याप्त समय मिला है कि अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज कर लें इसको, तो किसी का सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा, जो वास्तव में ईमानदारी से यूटिलाइज करेगा उसका सिलेक्शन होना तय है। तो अभी सबके लिए यही है कि किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ हमारा इस बार होगा। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके पास समय भी है और आपको करना भी चाहिए, वो ये है कि निरंतर कम से कम 10 से 12 घंटे आप पूरे सिलेबस को कवर करते हुए निरंतर पढ़ाई करते रहिए, और तब तक करिए जब तक कि आपका अंतिम मेंस का एग्जाम हो ना जाए। और अगर जो इस रणनीति को फॉलो कर लेगा और लेखन में निरंतर सुधार करिए, और प्रशंसा से ज़्यादा अपनी आलोचनाओं को स्वीकार करने की कोशिश करिए। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, कोई आपको बताता है कि आपकी ये चीज़ें कमज़ोर हैं, आपकी ये चीज़ें अच्छी नहीं है, आपने राइटिंग अच्छी नहीं की है, आपने उदाहरण ठीक से नहीं दिए हैं, तो आप उसको मानिए, उसको स्वीकार करिए, और अपने सीनियरों से या जो अनुभवी लोग हैं या नेट से या कहीं से भी आप उसको जो है सुधार करते हुए आगे उसमें निरंतर सुधार करिए, और आपका अच्छा जाएगा। और पढ़ाई में निरंतरता रखिए, ये मत सोचिए कि दिसंबर में पेपर है तो अभी आराम कर लें, मेंस पता नहीं कब होगा, आराम कर लें। तो ये आराम वाली भावना छोड़ के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पक्का हो जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग के तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो एक वीडियो में मतलब आप लोग के क्वेश्चन समेटना तो पॉसिबल है नहीं, तो नेक्स्ट कैंडिडेट से, मतलब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे हम आपके जो और सवाल बचे हुए हैं वो जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।